नमस्कार। सीईसी लाइव लेक्चर श्रृंखला इसके अंतर्गत हिंदी के साहित्यिक कार्यक्रमों में आधुनिक हिंदी साहित्य पर चर्चा करते हुए आज हम बात कर रहे हैं निराला की काव्य साधना के विविध चरणों पर। निराला हिंदी साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग में यदि किसी कालखंड को स्वर्ण युग कहा जाता है तो वह छायावाद है। छायावाद के 4 सशक्त हस्ताक्षर हैं। महाकवि प्रसाद जो उसके प्रवर्तक हैं, महादेवी वर्मा, पंत और निराला। निराला जैसा कि उनके नाम से ही ज्ञात है कि वो सूर्यकांत निराला हैं। एक तो सूर्य की कांति उनके पास है और दूसरे एक विलक्षण रूप, एक निराला रूप भी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचायक है। हिंदी साहित्य में, और वह भी आधुनिक युग के दिवाकर के रूप में अर्थात सूर्य के रूप में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावादी कवियों में एक विशिष्ट पहचान मिली और उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से, अपनी गद्य रचनाओं के माध्यम से अपनी अस्मिता का बोध कराया। जयशंकर प्रसाद द्वारा यह कहा भी गया था कि निराला हिंदी साहित्य को ईश्वर की देन है, अर्थात निराला एक विलक्षण कवि, एक विलक्षण रचनाकार के रूप में हिंदी जगत को प्राप्त हुए हैं। जब हम निराला के जीवन वृत्त पर दृष्टि डालते हैं तो हम जानते हैं कि बसंत पंचमी सारस्वत दिवस के रूप में माना जाता है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। सन 1897 में बसंत पंचमी के दिन महाकवि निराला का जन्म हुआ। बंगाल के मेदिनीपुर जिला में जन्म लेने वाले निराला की माता मनोहरा देवी थी और पुत्री सरोज थी, जिसकी स्मृति में उन्होंने आगे चलकर एक बहुत ही हृदय द्रवित करने वाली और लंबी कविता सरोज स्मृति का सृजन भी किया था। निराला का साहित्यिक योगदान अद्भुत था। छंद मुक्त कविता के जनक के रूप में उन्हें जाना जाता है। तोड़ो 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 कारा, पत्थर से निकले फिर जलधारा, ये वही पंक्तियां हैं जिसके जनक निराला हैं। निराला ने छंद को तोड़ने, छंद से मुक्त होकर कविता लिखने की वकालत की थी। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रथम शोक गीत सृष्टा भी निराला को ही माना जाता है। उन्होंने अपनी पुत्री सरोज के दिवंगत होने पर एक कविता लिखी थी जो वास्तव में एक अद्भुत कविता के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। निराला कवि भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, कथाकार भी हैं और पत्रकार भी हैं। मतवाला पत्रिका का संपादन उन्होंने किया और 1961 में उन्होंने इस देह को छोड़ दिया। इसके पश्चात भी यह तो कहा ही जा सकता है कि निराला के कालजयी साहित्य का अन्य कोई विकल्प साहित्य धारा पर उपलब्ध नहीं है। राम की शक्ति पूजा की बात करें, तुलसीदास की बात करें, सरोज स्मृति की बात करें, जूही की कली की बात करें, कुकुरमुत्ता की बात करें, भिक्षुक जैसी या वह तोड़ती पत्थर जैसी कविता की बात करें, सभी अद्भुत और दुर्लभ रचना धर्मिता की परिचायक हैं। निराला की काव्यकृतियों में प्रसिद्ध काव्यकृतियां अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली, अपरा, ये सब वो काव्य संग्रह हैं जिससे निराला की काव्य साधना के
साहित्य साधना के भिन्न भिन्न चरणों का बोध होता है। वो श्रृंगार की कविता भी उतने ही अधिकार से लिखते हैं, सौंदर्य के कवि भी वो निश्चित रूप से उभर कर हमारे सामने आते हैं, शोक और विरह की कविता भी वो उतने ही अधिकार से लिखते दिखाई देते हैं। निराला के समग्र काव्य साहित्य पर जब हम दृष्टि डालें तो देखते हैं कि अनामिका उनका पहला काव्य संग्रह है और इसका प्रकाशन सन 1923 में मतवाला मंडल के सदस्यों द्वारा किया गया था। यह निरालाकृत 9 कविताओं का संकलन है। यह काव्य संग्रह पंचवटी प्रसंग, जूही की कली, तुम और मैं सर्वाधिक प्रसिद्ध कविताओं से सुसज्जित है। वास्तव में निराला ने अपनी कुछ कविताओं से हिंदी काव्य जगत में अपनी एक अलग और विशिष्ट पहचान बनाई है, जिसमें तुम और मैं भी, जूही की कली भी और पंचवटी भी उल्लेखनीय है। कालांतर में इस संग्रह की कविताओं को परिमल में संग्रहित किया गया, जिससे अनामिका प्रथम संस्करण का स्वतंत्र प्रकाशन संभव न हो सका। विजन वनवल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल, तनु तरुणी जूही की कली। दृग्बंध किए शिथिल पत्रांक में, वासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। यह जो प्रकृति का विलक्षण मानवीकृत रूप निराला की कविता में हमें मिलता है, जूही की कली के माध्यम से जिस तरह के सौंदर्य दृष्टि का परिचय निराला देते हैं, उससे लगता है कि निराला के पास एक विरासत में मिली हुई काव्य प्रतिभा, ईश्वर प्रदत्त काव्य प्रतिभा मौजूद है। परिमल उनका दूसरा काव्य संग्रह है। द्वितीय काव्य संकलन के रूप में निरालाकृत परिमल सन 1930 में गंगा पुस्तक माला द्वारा प्रकाशित हुई काव्य संग्रह के रूप में मिलने वाली पुस्तक है। यह 3 खंडों में विभक्त पुस्तक है। प्रथम खंड में सममात्रिक अंत्यानुप्रास की कविताएं संग्रहित हैं। दूसरे खंड में विषम मात्रिक अंत्यानुप्रास की कविताएं संग्रहित हैं और तीसरे खंड में स्वछंद छंद की कविताएं, जिसमें वो छंद को तोड़ने, छंद से मुक्त होने की बात करते हैं। परिमल संग्रह में ही प्रथम रूप से कवि के नाम के साथ निराला उपनाम भी प्रकाश में आता है। परिमल काव्य संग्रह की रचनाओं में छायावाद की बहुमुखी प्रवृत्तियां अपनी रूपरेखा में स्पष्ट होकर पाठक के सामने उपस्थित होती हैं। जीवन चिरकालिक क्रंदन, भेरा अंतर वज्र कठोर, देना जी भरसक झकझोर, मेरे दुख की गहन अंधतम निश न कभी हो भोर, क्या होगी इतनी उज्ज्वलता, इतना वंदन अभिनंदन, हो मेरी प्रार्थना विफल, हृदय कमल के जितने दल, मुरझाएं जीवन हो म्लान, शून्य सृष्टि में मेरे प्राण, प्राप्त करें शून्यता सृष्टि की, मेरा जग हो अंतर्धान, तब भी क्या ऐसे ही तम में अटकेगा जर्जर स्पंदन। ये जो काव्य चेतना है, यह जो शब्द चयन है, संस्कृत निष्ठता, यह निराला की काव्य भाषा का एक विलक्षण गुण है। हम राम की शक्ति पूजा को देखें, तुलसीदास को देखें या सरोज स्मृति को देखें या इसी प्रकार की अन्य अनेक लघु या दीर्घ कविताओं को देखें, निराला के पास शब्द संग्रह सार्थक है, सटीक है, संदर्भ सापेक्ष है। वह परिमल काव्य संग्रह में द्विवेदी युग की वैष्णवी श्रद्धा
और नैतिकता के बदले सबसे पहले अविश्वास और मानवीय प्रेम और श्रृंगार के स्वर, इनको अपनी कविताओं के माध्यम से उद्घाटित करते हैं। परिमल काव्य संग्रह में कवि ने दलित वर्ग के प्रति भावुक सहानुभूति प्रकट की है। सामाजिक ढांचे को बदलने के लिए एक क्रांतिकारी के रूप में वो आह्वान करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी कविता में सामाजिक विद्रूपताओं के प्रति एक विद्रोह का भाव है, एक आक्रोश का भाव है। इसीलिए वह तोड़ती पत्थर हो या भिक्षुक हो, उन कविताओं को देखकर निराला की जो भावधारा है उसमें निश्चित रूप से सामाजिक विद्रूपताओं के प्रति एक आक्रोश प्रकट होता है। गीतिका उनकी तीसरी काव्य रचना है। उस गीतात्मक काव्य रचना में प्रथम संस्करण इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ और भारती भंडार से 1936 में प्रकाश में आने वाले इस संग्रह में कुल 101 गीत संग्रहित दिखाई देते हैं। निराला की आंतरिक अनविति कविताओं में विलक्षण उपस्थिति के साथ अपनी पहचान बनाती है। निराला जयशंकर प्रसाद उनके विषय में लिखते हैं कि परिशिष्ट के रूप में नंदुलारे वाजपेयी के शब्दों का सरलार्थ वह करते हुए निश्चित रूप से निराला के काव्य वैशिष्ट्य को रेखांकित भी करते हैं। गीतिका हेतु जयशंकर प्रसाद ने लिखा भी है कि गीतिका हिंदी के लिए सुंदर उपहार है। उसके चित्रों की रेखाएं पुष्ट हैं, वर्णों का विकास भास्वर है, उसका दार्शनिक पक्ष गंभीर और व्यंजना मूर्तिमती है। वास्तव में निराला ने अपनी कविताओं के माध्यम से जिस तरह की रेखाओं को अंकित किया, चित्रित किया, ऐसा लगता है कि वो रेखा चित्र अपनी कविताओं के माध्यम से बनाते चलते हैं। उनका दार्शनिक बोध भी, उनकी रहस्य चेतना भी अद्भुत है, जो अपने शब्द संपदा के माध्यम से व्यंजित होती हुई दिखाई देती है। आलंबन के प्रतीक उन्हीं के लिए अस्पष्ट होंगे जिन्होंने यह नहीं समझा कि रहस्यमयी अनुभूति युग के अनुसार अपने लिए विभिन्न आधार चुना करती है। केवल कोमलता ही कविता का मानदंड नहीं है। वास्तव में निराला जी ने ओज, सौंदर्य और कोमल कल्पना, इनका जो माधुर्य त्रिकोण बनाया, वह जो त्रिवेणी प्रवाहित की, वह निराला को एक अलग पहचान देती है। वह उनकी कविता में भक्ति साधना का उज्जवल परिचय बनकर हमारे समक्ष आती है। सखी बसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया, सखी बसंत आया। किसलय वासना नवलय लतिका, मिली मधुर प्रिय उर तरुपतिका, मधुप बिंद बंदी पिक स्वर नभ सरसाया, सखी बसंत आया। ये जो निराला की प्रकृति के प्रति एक संवेदनात्मक अनुभूति है, वह भी उनकी कविताओं के माध्यम से प्रकट होती है। अनामिका उनका एक अन्य काव्य संग्रह है, जिसका दूसरा संस्करण जब प्रकाश में आया तो भारती भंडार लीडर प्रेस द्वारा 1937 में उसके प्रथम संस्करण के प्रकाशन के बाद अधिकांश कविताएं अत्यंत लंबी और व्यापक रूप में दूसरे संस्करण में समाहित हुई। राम की शक्ति पूजा जो निराला को एक अलग पहचान देती है, सरोज स्मृति जो पहली वेदना की लंबी कविता शोक गीत के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है, वनवेला, प्रेयसी, रेखा, तोड़ती पत्थर, ठूंठ, खंडहर के नरसिंह, ऐसी अनेक कविताएं इस संग्रह की प्रसिद्ध कविताओं के रूप में हमें वरदान स्वरूप प्राप्त होती हैं। अनामिका निराला की एक प्रौढ़ काव्य कृति है। इस कृति में मुक्त छंद और सममात्रिक छंद दोनों ही सम्मिलित हैं। इस अनामिका संग्रह में
उसके द्वितीय संस्करण में कवि ने रविन्द्रनाथ ठाकुर और स्वामी विवेकानंद के कुछ कविताओं का अनुवाद भी संग्रहित किया है। इस दृष्टि से अनामिका मौलिक कविताओं का संग्रह तो है ही, अनुदित कविताओं का संग्रह भी बन जाती है, जिसमें टैगोर और विवेकानंद को भी स्थान दिया गया है। तुलसीदास उनकी एक विशिष्ट प्रकार की साहित्यिक रचना के रूप में, लंबी कविता के रूप में उपस्थित होती है। यह अंतर्मुखी प्रबंध काव्य के रूप में उपस्थित है। तुलसीदास का प्रथम संस्करण सन 1938 में भारती भंडार इलाहाबाद से प्रकाश में आया था। इसमें कुल 100 बंद हैं और इस 100 बंद यानी अनुच्छेदों में यह कविता निबद्ध है। यह सर्गबद्ध खंड काव्य नहीं, सर्ग विहीन, सर्ग मुक्त प्रबद्ध काव्य है। यह सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का संदेशवाहक काव्य बनकर हिंदी जगत को प्राप्त होता है। तुलसीदास राष्ट्रीयता के अग्रदूत के रूप में चित्रित होते हैं। निराला ने इस काव्य के माध्यम से भारतीय इतिहास पर एक नवीन दृष्टि डालने का प्रयत्न किया है। तुलसीदास सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कवि माने जाते हैं। उनकी रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली जैसी रचनाओं में हम देख सकते हैं उसी राष्ट्रीयता के अग्रदूत के रूप में तुलसीदास को निराला भी इस रचना में चित्रित करते हैं। प्रकृति के संश्लिष्ट वर्णन से निराला ने कथा का आरंभ किया। भारतीय गगन पर संध्या के बादलों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के पतन का ज्ञान कराते हुए निराला ने हिंदू संस्कृति के विनाश के कारण और चित्रण इनको भी प्रस्तुत किया। वास्तव में निराला के पास वह जो प्रतीक व्यवस्था है, निराला के पास वह जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना है, बोध है, वह विलक्षण है। संस्कृति के विनाशकालीन वातावरण में तुलसीदास का जन्म होना यह प्रतीकात्मक है। भारत के नाम प्रभापूर्य शीतलाच्छाय सांस्कृतिक सूर्य, अस्तमित आज रे तमस्तूर्य दिक्मंडल, उर के आसन पर शरस्त त्राण शासन करते हैं मुसलमान, है उर्मिल जल निश्चल प्राण पर शतदल। तुलसी वास्तव में आक्रामक विदेशी सत्ताधारियों के विरुद्ध खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। वो स्वयं ज्ञान से, पूर्ण स्वयं ज्ञान से युक्त हुए और देश की अज्ञान पराधीन जनता के कल्याण के निमित्त स्वयं वासना आदि से किस प्रकार मुक्त होते हैं और विविध घटनाओं को निराला ने बड़े मनोयोग से चित्रित करने का प्रयत्न इस रचना में किया है। छायावाद की कविताओं का यह एक अद्भुत प्रदेय है कि उसमें प्रतीकात्मकता है, उसमें राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय बोध है, उसमें सांस्कृतिक बोध भी अद्भुत और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। महादेवी की कविताओं में भी, चाहे वो दीप मेरे जल अकंपित हो और प्रियतम के पथ को प्रशस्त करने, आलोकित करने का संकल्प हो, इन सब कविताओं को देखें। वही पंत में, निराला में, प्रसाद में भी हमें इस तरह की भावना दिखाई देती है। इसलिए निराला की यह एक प्रौढ़ कृति है। चल मंद चरण आए बाहर, उर्मे परिचित वह मूर्ति सुधर, जागी विश्वास है महिमाधर, फिर देखा संकुचित खोलती श्वेत पटल, बदली कमला तिरती सुख जलप, प्राची दिगंत उर्मे पुष्कल रवि रेखा। यह जो शब्द का एक विधान है वह विलक्षण है, इसलिए वह प्रकृति को मानवीकृत रूप में विधिवत चित्रित करते हुए अग्रसर होते हैं। कुकुरमुत्ता भी इसी श्रृंखला की एक काव्य रचना है। उनके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1942 में युग मंदिर उन्नाव से हुआ, जिसमें कुकुरमुत्ता के अतिरिक्त अन्य अनेक कविताएं संग्रहित हैं।
निराला ने कुकुरमुत्ता को छोड़कर शेष अन्य 7 कविताओं की बाद में नए पत्ते नाम से संकलित रचना में उन्हें संग्रहित किया। कुकुरमुत्ता को संबोधित करते हुए उनका दूसरा संस्करण सन 1948 में राष्ट्रभाषा विद्यालय काशी से प्रकाश में आया। उनकी यह कविता आज भी बहुत ही प्रतीकात्मक रूप में सामंतवादी व्यवस्था पर एक प्रहार करती हुई दिखाई देती है। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू, रंगो आब खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, कितनों को तूने बनाया है गुलाम, माली कर रखा सहाया जाड़ा धाम, हाथ जिसके तू लगा, पैर सर रख कर वो पीछे को भगा, रोज पड़ता रहा पानी, तू हरामी खानदानी, चाहिए तुझको सदा महरून निसा, जो निकाले इत्र रू ऐसी दशा, बहाकर ले चले लोगों की नदी कोई किनारा, जहां अपना नहीं कोई भी सहारा, ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा। इस तरह हम देख सकते हैं कि निराला ने कुकुरमुत्ता कविता के माध्यम से सामंतवादी पूंजीवादी व्यवस्था पर बहुत तीखे प्रहार करते हुए अपने कवि धर्म का बखूबी निर्वाह किया है। मित्रों, छोटी और लंबी कविताओं के माध्यम से सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और ऐतिहासिक बोध के माध्यम से निराला ने एक कवि के रूप में अपनी उपस्थिति जिस तरह दर्ज की है, वह पूरे हिंदी साहित्य ही नहीं, भारतीय वाङ्मय की एक विलक्षण उपलब्धि है। इस विषय को हम यहाँ अल्प विराम देते हुए आपसे अनुमति चाहते हैं। पुनः आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।